हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी भूरिया बिफोर यू। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोशन, जो कि आपका 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 है। मोशन के जो मैंने पार्ट बनाए हैं, पार्ट फर्स्ट में हम बिल्कुल ही बेसिक करने वाले हैं और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे मोशन के जितने भी इक्वेशन, आपके 3 इक्वेशन है उनको ड्राइव करना सीखेंगे। राइट, आप इधर देख रहे हैं, ये पर्सन है, राइड कर रहे हैं बाइक। ये राइड कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें आपको ब्लर्ड दिखाई दे रही है। जैसे आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया हो या फिर बाइक राइडिंग की हो, तो आप देखते हैं कि साइड की चीज़ें बड़ी फास्टली पीछे की तरफ जा रही होती है। एक्चुअल में क्या होता है, वो पीछे की तरफ नहीं जा रही है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही दिखाई देता है कि हम क्लियरली देख भी नहीं पाते हैं कि साइड में क्या है। तो जो ये साइड में चीज़ें हैं उन्हें क्या बोलते हैं। अगर हम मोशन कर रहे हैं तो उसकी स्टेट क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस जो होते हैं वो हमने पढ़ना है इस चैप्टर में। मोशन चैप्टर का नाम आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। हम मोशन बोले तो बोले किसे? देखिए, जो चेंज इन पोजीशन विद टाइम, कि एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कोई बॉडी ए पॉइंट पे है तो दूसरे टाइम पे वो बी पॉइंट पे है, तीसरे पे सी पॉइंट पे है। यही क्या है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ। इसे ही क्या बोला गया, मोशन। मोशन डिफरेंट चीज़ों में हो सकता है। जैसे कि ये कार है, ये कार अपने प्लेस से आगे आगे जा रही है तो ये क्या है, मोशन में है। जैसे आपको इधर दिखाया गया है, ये मोशन में विजिबल हो रही है ना। तो ऐसे ही जब हम और चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि एक्वेरियम में फिश होती है, वो भी कंटिन्यूअसली अपना एक प्लेस जो होती है उनकी, उधर से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करती रहती है। ओशन में हुआ, सी में हुआ, मतलब फिश है तो वो तो अपना डिस्टेंस कवर करती ही रहती है। फिर दूसरा हम बात कर ले बर्ड की। बर्ड भी क्या करते हैं, फ्लाई करते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। तो ये भी क्या है, एक मोशन ही है। दूसरा क्या है फिर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। ये भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा वैसे तो बचपन में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन हर बॉडी में होते हैं, चाहे स्मॉल सा पार्टिकल ही क्यों ना हो, उसमें भी ये पाए जाते हैं। इनसे ही तो मिलके कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो ये भी कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं। जो ये प्रोटॉन है ये अपने ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन है ये भी अपने ऑर्बिट में क्या है, मूव करते रहते हैं। आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ये डिटेल में। ठीक है, तो आगे जब हम बात करें और भी बहुत सारे, जैसे ये बर्ड उड़ रहा है, ये भी तो क्या है, एक मोशन ही तो है। देन फिर ये जो हमारी गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी तो है एक, इसमें आप ये भी याद कर सकते हैं। जैसे आपका ये फर्स्ट क्या है, प्लेनेट मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, फिर आपका मार्स आता है, फिर आपका जुपिटर आता है, फिर आपका सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है ना। साइंस के कुछ टॉपिक्स जो इससे रिलेटेड नहीं है, मैं वो भी आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये बहुत ही जनरल बातें हैं, हर किसी को पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो ये है, ये गैलेक्सी है, ये क्या करती है, इस जो सन के अराउंड ये प्लैनेट्स लगातार मूव करते रहते हैं, मतलब कि ये मोशन में है ना। और जब अर्थ रोटेट करती रहती है इसके आसपास, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है, तो डिफरेंट सीजन बनते हैं। जैसे कि आपका समर आया, फिर आपका विंटर आया, विंटर या फिर स्प्रिंग आया, या फिर आपका जो ऑटम होता है वो आया। ये डिफरेंट सीजन आते हैं। ये किस वजह से आते हैं कि जो अर्थ की पोजीशन, जो सन के रिस्पेक्ट में क्या है, उसकी वजह से ही तो क्लाइमेट चेंज होते हैं, डिफरेंट वेदर आते हैं, है ना। तो ये भी सब मोशन की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद और भी एग्जाम्पल देखें हम, जैसे कि ये सनराइज है, ये भी क्या है, किस वजह से हुआ। सनसेट है, ये भी किस वजह से हुआ, ये भी इसी वजह से हुआ कि जो हमारी अर्थ है वो अपना रोटेशन कर रही थी, तो वो भी एक मोशन में ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, जैसे ये क्या है, ड्राइव कर रहे हैं तो इनकी जो कार है वो कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को चेंज किए जा रही है टाइम के साथ। पहले जिस प्लेस पे थी, कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद वो दूसरे प्लेस पे है, तो यही क्या है, आपका मोशन कहलाता है। आई होप आपको मोशन क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं टाइप।
ये एक कार है। कार क्या करती है, 30 किलोमीटर ट्रेवल करती है हाफ आवर में। हाफ आवर में उसने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर कुछ देर के लिए रुक गई, फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर हाफ आवर में ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर हाफ आवर में ट्रेवल किया। ये जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे रुके, जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे रुक गई। ये तो एक सिचुएशन दिखाई गई है कि ये यहाँ पे रुक गई। हो सकता है ये कंटिन्यूअसली चले जा रही है, फिर भी इसने आधे घंटे में 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया और उसके बाद आधे घंटे में फिर से 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इसके लिए जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या देखेंगे, हमने डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया। तो ये हमेशा ही आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा कि जितने टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया उतना हम डॉट लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा आपका। तो दूसरा केस देखते हैं। ये कार जो है आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहले 0 पे थी, फिर 5 मीटर पे, फिर 50 मीटर पे, फिर 30 मीटर पे, है ना। तो मतलब देखिए ये इनके बीच का आपको कम डिस्टेंस दिखाया गया है। ये क्या है, मिनट है, सॉरी 0 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट है और 30 मिनट है। तो आप इनके बीच का डिस्टेंस देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, ये आपको ज़्यादा क्लोज दिखाई दे रहे हैं, जबकि इनमें थोड़ा ज़्यादा गैप दिखाई दे रहा है और इनमें थोड़ा और ज़्यादा गैप दिखाई दे रहा है। ये क्या बता रहा है कि अनइक्वल टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। टाइम में भी बराबर भी हो सकता है लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, मतलब कि अनइक्वल होगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे ऊपर वाले में हम क्या पढ़ रहे थे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल किया, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इस चैप्टर का मेन फंडा है। जो इक्वल होंगे दोनों चीज़ें तो वो यूनिफॉर्म होंगी, चाहे मोशन की बात कर ले, स्पीड की बात कर ले, एक्सेलरेशन की बात कर ले, वेलोसिटी की बात कर ले, तो सब जगह यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो वो इस बेसिस पे डिसाइड होंगे। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये एस शेप आएगा, कुछ मतलब कर्व्ड आएगा, कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है एस शेप आए, कर्व्ड आएगा। हो सकता है इसकी स्पीड एकदम से बढ़ती ही चली जाए तो ये जे शेप आ जाएगा, और बढ़ के थोड़ी सी कम डाउन में आ जाए तो एस शेप आ जाएगा, ठीक है। इधर भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ये ग्राफ आपने ड्रॉ किया है। और छोटे छोटे बहुत सारे मोशन है, बेसिकली तो आपको यही यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। लीनियर मोशन, जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रही है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। दूसरा है ये सर्कुलेटरी मोशन, जैसे कि आप ये सैटेलाइट देख रहे हैं, ये सैटेलाइट है, कुछ देर के बाद ट्रैवल कर करके अपनी पोजीशन यहाँ पे ले आएगा, उसके बाद भी ये ट्रैवल करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद ये यहाँ, देन यहाँ, और फिर अपने वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। ये इसके चारों तरफ क्या शो कर रहा है, एक सर्कुलेटरी मोशन, एक सर्कल बना रहा है, तो क्या बन गया, सर्कुलेटरी मोशन। जबकि हम एक फैन की बात कर लें, ये क्या शो करता है, रोटेटरी मोशन। इसी प्रकार से तो चलता है आपका फैन, तो ये क्या शो करता है, रोटेटरी मोशन। देन हम बात कर ले पेंडुलम की। पेंडुलम क्या शो करता है, ऑसिलेटरी मोशन। इसी प्रकार से तो पेंडुलम हिलता है, कैसे हिलता है, ऐसे ही हिलता है, ठीक है। फिर हम बात करें कर्वीलिनियर मोशन की। कर्वीलिनियर से मतलब क्या है कि ये कर्व बनाता है, क्या बनाता है, एक कर्व बनाता है। जैसे ही आपने बॉल को हिट किया और वो भी बॉटम पार्ट पे हिट किया, बेस पे हिट किया इसके, तो ये एक ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे स्लाइड होगी, तो इसे क्या बोला गया, कर्वीलिनियर मोशन। नेक्स्ट हम बात करें वाइब्रेटरी मोशन की। इसमें क्या है, एक स्ट्रिंग को बांधा गया, एक स्ट्रिंग को दोनों पॉइंट से बांध दिया गया और हम अपने फिंगर से उसे नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। तो जितना हमने स्ट्रेच नीचे किया उतना ही स्ट्रेच वो ऊपर की तरफ भी आपका होगा, और इस वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी, और ये थ्रेड क्या है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये वाइब्रेटरी मोशन क्या है, शो कर रहा है आपका। आगे हमें बात करेंगे डिफरेंसेस में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 3 कॉलम्स बनाएंगे,
जिसमें पहले आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किसका डिफरेंस कर रहे हैं फिर वो लिखेंगे। एक तो यूनिफॉर्म मोशन रहेगा हमारा और दूसरा रहेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इसे कैसे डिफाइन करें। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या बोल रहा है, इक्वल डिस्टेंस, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म। जब दोनों चीजें इक्वल होंगी तो वो बोले जाएंगी यूनिफॉर्म। जबकि नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, इफ अ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। देखिए इक्वल डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो इक्वल है, लेकिन जो टाइम लगाया उन्होंने वो अनइक्वल है। मान लो एक बॉडी यहाँ पे थी, इसने यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये क्या है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 2 मिनट्स लगाए। और जब ये आगे जाती है, ये भी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ तक ट्रैवल करने में भी 2 मिनट्स ही लगाती है, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन हुआ। लेकिन ये प्लेस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है जो 1 किलोमीटर है, और 2 आवर में या फिर 2 मिनट्स में उसने ट्रैवल किया, यहाँ से फिर आगे जाती है, ये भी क्या है, 1 ही किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया, 4 मिनट्स लगाए, तो अनइक्वल हो गए ना, टाइम ड्यूरेशन अनइक्वल हुआ। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, नॉन यूनिफॉर्म में आएगा। और मान लो यहाँ पे ये 4 मिनट में ट्रैवल किया था, अगर ये 2 मिनट में ½ किलोमीटर ट्रैवल कर दिया, और यहाँ पे 2 मिनट में इन्होंने कितना, 1 किलोमीटर ट्रैवल किया था, तो अनइक्वल हुआ ना, डिस्टेंस भी अनइक्वल हुआ और टाइम भले ही इक्वल हुआ। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। कोई ना कोई चीज अनइक्वल रहेगी या फिर दोनों ही चीजें अनइक्वल हो सकती हैं, तो वो आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इस डेफिनेशन को रटना मत कि ऐसा लिखा है तो आप एग्जाम में हमेशा ही ऐसा लिखेंगे। चीजों को समझना है, हमें चीज़ों को समझ के तब अप्लाई करना है कि क्या बात बोली गई है, उसका क्या मतलब है। जरूरी नहीं है हम बुक के तरीके से ही चीज़ों को लिखें, हम अपने तरीके से भी चीज़ों को प्रेजेंट करना अभी से सीखेंगे, तभी तो हम आगे। साइंस क्या है, साइंस डिस्कवरी है, डिफरेंट एक डिस्कवरर को ये पता होना चाहिए कि चीज़ें एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। तो आगे ग्राफ की बात करें, ग्राफ क्या है, ये डिस्टेंस और टाइम का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमने देखा था स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। क्या आएगा आपका, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। जबकि हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका ये कर्व्ड लाइन आएगी। अभी अभी हमने देखा था ना, कर्व्ड लाइन आ रही थी। देन आपका एवरेज स्पीड की बात करें, स्पीड क्या होता है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एवरेज स्पीड की बात करें, मोशन इज सिमिलर टू द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कब कवर कर सकता है, जब उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, एक ही स्पीड से चल रहा होगा तभी तो वो कवर कर पाएगा। अगर वो स्पीड कम कर रहा है, कभी कभी ज़्यादा कर रहा है, तो हो सकता है कि वेरिएशन आ जाए। पर ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि जितनी, देखिए किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो स्लो स्पीड थी, किसी पे फास्ट थी, तो वो हम यूनिफॉर्म मोशन में कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो एवरेज आने वाली है वो मे भी इक्वल आ जाए या फिर इक्वल नहीं आएगी स्पीड के, क्योंकि कभी तो स्पीड स्लो भी रही है ना और कभी फास्ट रही है। तो हमेशा जो एक कांस्टेंट स्पीड से चलने वाले होते हैं वो एक एवरेज स्पीड जो एक्चुअल स्पीड के इक्वल रहती है यूनिफॉर्म मोशन में। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूँ तो मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कभी स्पीड तेज हो रही होगी, कभी स्पीड आपकी स्लो हो रही होगी, तो ये एक्चुअल जो स्पीड होती है उसके कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, फिर हम बात करें रेक्टिलिनियर मोशन की। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, ये जीरो होगी एक्सेलरेशन, इधर क्या होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगी, जबकि यहाँ पे नॉन जीरो होगी। अब एक्सेलरेशन क्या है इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं आज ही, तो आपको पता चलेगा जीरो एक्सेलरेशन और नॉन जीरो एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। उसके बाद हम क्या बात करते हैं कि एक ये पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। अब यहाँ से मैं आपको बोलूँ ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट तक जाना है, तो आप
डिफरेंट पाथ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड है, ये तो प्लेन ग्राउंड नजर आ रहा है आपको, तो हो सकता है आप यहाँ से ऐसे ट्रेवल करके यहाँ तक ऐसे पहुँच जाएं, या फिर हो सकता है आप सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच जाएं, या फिर आप यहाँ से यहाँ आते हैं, उसके बाद यहाँ से थोड़ा कर्व लेके यहाँ से ऐसे घूमते फिरते जाते हैं। यहाँ पे मान लो आइसक्रीम की स्टॉल थी, आपने पहले आइसक्रीम खाई, यहाँ पे आपको कोई गुड्डा गुड़िया का खेल दिखाने वाला मिल गया, आप उधर चले गए, यहाँ पे आपको कुछ और खाने की चीज़ें मिल गई, यहाँ पे आपको अट्रैक्ट करने वाली कुछ और चीज़ मिल गई, यहाँ पे झूले लगे थे आप इधर चले गए, और फिर आप यहाँ पे ऐसे जाते हैं। तो क्या है, ये डिफरेंट पाथ हैं जहाँ से आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचने का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। अब इसमें एक बात समझिए, डिस्टेंस बताऊंगी मैं आपको, डिस्प्लेसमेंट बताऊंगी। पहला वाला क्या है, डिस्टेंस, ये आपने एक डिस्टेंस मतलब इधर से जाके ऐसे ट्रेवल किया। दूसरा क्या है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी आपने घूम फिर के ट्रेवल करते हुए ट्रेवल किया, ठीक है। एक ये है डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे पता चले कि ये डिस्टेंस है आपका और ये डिस्प्लेसमेंट है, आप किसको डिस्टेंस बोले और किसको डिस्प्लेसमेंट बोले। देखिए सिंपल सा फंडा है, क्या, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यहाँ से डायरेक्ट हम बी पे चले जाएं, यही तो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसी को ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर हम शॉर्टेस्ट के बजाय कोई लॉन्गेस्ट पाथ फॉलो करते हैं या लॉन्गर पाथ है वो फॉलो करते हैं, वो क्या होता है, आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम। इसमें सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। ऐसे ही हम प्रॉपर्टी जो होती है जिसके बेसिस पे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, वो कॉलम बनाएंगे। देन हमारा डिस्टेंस का एक कॉलम रहेगा और उसके बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट का एक कॉलम रहेगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या है, कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, कि दो पॉइंट्स के बीच की जो पाथ है वो क्या है, आपकी डिस्टेंस है। डायरेक्ट लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट व्हेन मेजर्ड अलोंग द मिनिमम पाथ, कि मिनिमम पाथ यहाँ पे क्या मीन है, मिनिमम पाथ के अलोंग जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया टू पॉइंट के बीच में, वो क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट है। और ये क्या है, कंप्लीट जो लेंथ है, चाहे हमने कहीं से भी घूम फिर के डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो आपका क्या है, डिस्टेंस है। अब हम आगे चले तो क्या है, डिनोटेशन, मतलब कि इसे किस जो लेटर होता है उससे डिनोट करेंगे। आगे आगे आप देखेंगे हर चीज़ के लिए आपको एक डिनोट करने के लिए कोई लेटर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको बहुत बड़ा बड़ा लिखने की बजाय छोटा छोटा लिखना सिखाया जाएगा। तो डी से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायरेक्शन कंसिडरेशन की बात कर लें, डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए हमें कोई डायरेक्शन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है कि हम साउथ में जा रहे हैं, ईस्ट में, वेस्ट में, मतलब कंसिडर करें तो ठीक है, नहीं किया तो भी मतलब कोई डिस्टेंस तो हम कैलकुलेट करेंगे ही। साउथ में 5 मीटर गए, वेस्ट में 10 मीटर गए, कितने मीटर गए, तो उसमें हम कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है डायरेक्शन से। जबकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे कंसिडरेशन में ली जाती है। वो कैसे, अभी हम बात करेंगे। मान लो कि एक सर्कुलर पाथ है, तो पहले ये ईस्ट की तरफ जा रहा था, तो फिर दोबारा से ये वेस्ट की तरफ जाने लगा, तो डायरेक्शन कंसिडर में की जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट में इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें, चाहे हम ईस्ट में जा रहे हैं फिर हम वेस्ट में जा रहे हैं, तो कोई डिस्टेंस में डिफरेंस पड़ने वाला है नहीं। तो आगे बात करें क्वांटिटी की, तो जो ये डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब कि इसमें हम मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि साइज पे डिपेंड करते हैं और डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, कि डायरेक्शन किधर भी हो सकती है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैलकुलेशन में ये हमेशा आएगा। स्केलर क्वांटिटी है, अच्छे से याद कर लेना, आपके लिए नई टर्मिनोलॉजी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी, कि किस साइड पे जा रहा है और साइज कितना है जो हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्टेंस निकालने के लिए न्यूमेरिकल भी आएंगे आपके अभी। अब न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लगाना जाहिर सी बात है, तो क्या है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, स्पीड
एक चीज का ध्यान करना, स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं और ये स्केलर क्वांटिटी है जिस पे डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो ये वेलोसिटी जो होती है उसके इनटू में जब हम टाइम करेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। अब वेलोसिटी और वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी जहाँ पे फॉर्मूले में वेलोसिटी इनटू टाइम आ रहा है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इस चीज को अच्छे से याद कर लेना, मैं आगे भी कोरिलेट कराने वाली हूँ इसलिए आपको बोल रही हूँ अच्छे से याद करेंगे। आगे हम बात करें तो आगे भी हम थोड़ा सा डिफरेंसेस और करेंगे जिसमें कि आपकी ये प्रॉपर्टीज है, फिर आपकी डिस्टेंस और फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैंने तो जो डिफरेंट स्लाइड बनाई है, जैसे मान लो आप पेज टर्न करते हो, आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो तो आप दोबारा से ऊपर लिखेंगे ये, अदरवाइज अगर सेम ही पेज पे हैं तो आप कंटिन्यू रह सकते हैं। ये भी एक प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। ठीक है, मतलब ठीक है आपके लेवल पे टीचर करेक्ट कर देते हैं, लेकिन चीज़ों को हमें बस काम नहीं चलाना, हमें अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो उसके लिए आप अगर पेज टर्न कर रहे हैं तो ऊपर ये लिखेंगे आप किस किस के बारे में लिख रहे हैं। अगर सेम पेज पे कंटिन्यू है आप तो एज इट इज कर सकते हैं। तो ये इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन, इधर हम कोई एरो नहीं लगाते हैं, कोई भी एरो का साइन नहीं देते हैं, जो कि डिस्प्लेसमेंट में हम एरो कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर पे जो है एरो के साइन लगते हैं। जो आप 11th-12th में जाएंगे ना तो आपको डिटेल में जानने को मिलेगा कि ये एरो वाला सीन क्या है, क्या सिनेरियो है, किस पे एरो लगाएं किस पे नहीं लगाएं। फिर मेजरमेंट नॉन स्टेट पाथ हो या फिर स्टेट पाथ हो, दोनों पे होगा, चाहे हम सीधे सीधे जा रहे हैं या फिर घूम फिर के जा रहे हैं, तो वो दोनों कंसिडरेशन में लिए जाते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट में ये स्टेट पाथ के अलोंग कंसिडर की जाती है। अगर मैं घूम के जा रही हूँ तो भी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे, उसे ही डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। अभी हम आगे करेंगे तो क्लियर होंगी आपको चीजें, मैं किस बारे में बातें कर रही हूँ। ठीक है, रूट की बात करें, जो राउट होता है इंफॉर्मेशन की कंप्लीट देता है नहीं देता, उस राउट की बात कर लें तो गिव्स द डिटेल्ड राउट इंफॉर्मेशन दैट इज फॉलोड व्हाइल ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कि एक पॉइंट ये है, इससे दूसरे पॉइंट तक जाता है तो ये एक इंफॉर्मेशन देता है कि यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से घूम के ऐसे 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 जा रहा है तो उसने कंप्लीट इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन दी। जबकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डज नॉट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ राउट। ठीक है, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ये सीधा ये बताएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस या फिर बोले बेटर डिस्प्लेसमेंट कितना है। ये नहीं बताएगा कि हम यहाँ से घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के तब यहाँ पे गए, वो ये सब बताने वाला नहीं है डिस्प्लेसमेंट। फिर आता पाथ डिपेंडेंसी। पाथ कैसे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द पाथ दैट इज इट चेंज अकॉर्डिंग टू द पाथ टेकन। कि जैसा पाथ लिया गया उस पर डिपेंड करेगा। अगर हमने लॉन्ग पाथ लिया तो डिस्टेंस है हमारा वो लॉन्ग शो होगा, अगर हमने शॉर्ट पाथ लिया तो शॉर्ट शो होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट में भले ही हम लॉन्ग पाथ ले भले ही शॉर्ट ले तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ एंड इट ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। हम इनिशियल का और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, वही क्या हमारी डिस्प्लेसमेंट है। हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई बंदा ऐसे चाहे गोल 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 घूम के कहीं दूसरे पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पे उसे पहुंचना है। तो क्या है, पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आगे चलते हैं, हम आगे क्या देखेंगे। आगे की बात करें तो एक ये पर्सन है, ठीक है, एक ये बॉय है, ये एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है इस डायरेक्शन में जो कि कितना है 5 किलोमीटर है। तो फिर ये आगे जो है ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना इसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है ट्रेवल किया। आपको अब बोला जाए कि कंप्लीट डिस्टेंस बताइए इसने कितना ट्रैवल किया, तो आप क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे 5 किलोमीटर इधर गया फिर 10 किलोमीटर इधर गया, तो दोनों का प्लस कर देंगे। सिंपल सी बात है, इतना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया इन्होंने। 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर इज इक्वल टू आपका 15 किलोमीटर आ गया, सिंपल सी। अब आपको बोल दिया जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए कि कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है।
हमने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन द पॉइंट्स। तो शॉर्टेस्ट निकालने के लिए हम ऐसा तो है नहीं यहाँ से ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे जाएंगे, ये देखेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस हम कैसे ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे जाएंगे तो ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। ये फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा हमें मैथ आना भी जरूरी है। मैथ आने के लिए हमें पता है जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में जब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा, पाइथागोरस वाला। पाइथागोरस क्या है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये क्या है आपका बेस, ये बेस का स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू आपका हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के आ जाएगा। ये मैथ की चीजें हैं, आपने मैथ में अच्छे से सीखी भी होंगी। तो बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, और इसकी क्या है, परपेंडिकुलर की क्या है 10, और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 5 जा 25। इस पावर का मतलब तो समझते हैं ना आप, 6th-7th क्लास में आपको सिखा दिया जाता है। तो ये 5 × 5 10 × 10 है, ठीक है। तो 5 5 जा 25 करेंगे और 10 10 जा 100 आप करेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 × 100 आ जाएगा। अब जब ये इधर स्क्वायर है तो इसको इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो रूट का साइन लगेगा आपका, किसका, रूट का साइन लगेगा। पहले इसको ऐड किया 125 किलोमीटर आ गया, तो इधर हमने स्क्वायर लगाया। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने का तरीका आप मैथ में सीख लीजिएगा। वैसे हम सोल्व करेंगे तो 5 5 जा 25 होता है, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस भी आपको फाइंड करना आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आपको फाइंड करना आ गया। उसके बाद हम बात करें आगे, तो आगे में क्या रहेगा। अब ये यहाँ पे एक पर्सन आता है तो क्या करता है, ये ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो यहाँ से इसे बोला जाता है ईस्ट की तरफ जाएगा ये 5 किलोमीटर। फिर बोला गया कि राइट हैंड को टर्न करेगा 10 किलोमीटर चलेगा, सॉरी 5 किलोमीटर ही चल रहा है। कोई भी दे सकते हैं आपको डिस्टेंस 5 10 15, तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। तो बोला गया कि 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर बोला गया कि फिर से राइट में टर्न करता है और आपका 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। फिर से आपका राइट में टर्न करता है और बोलता है कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो ट्रैवल करता है, और फिर से दोबारा से राइट में टर्न करता है और 5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस दोबारा ट्रेवल करता है। तो ऐसे डायरेक्शन बता देंगे, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में कितना जा रहा है वो भी आपको बता देंगे। फिर आपको बोलेंगे कि डिस्टेंस बताइए इसमें और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो क्या करेंगे आप, अगर आपको डिस्टेंस बताने के लिए बोला गया है तो इन सबको क्या करेंगे आप, प्लस कर लेंगे। ये क्या है, डिस्टेंस है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये यहाँ से शुरू किया और यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आपकी 0, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यहाँ पे 0 है। और जब हम डिफरेंस कर रहे थे हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, जबकि डिस्टेंस है वो आपकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। आगे बात करें, इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि एक सर्कुलर पाथ है। ये क्या है, यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ से आपको बोल दिया जाए कि वो सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो इसकी रेडियस दे दी जाएंगी कि एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कल है, उसकी रेडियस क्या है 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर रेडियस है, तो इसका डिस्टेंस फाइंड कीजिए कि इसके पेरिफेरी पे जो चलने वाला बंदा है, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में जो बंदा चला है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या फिर कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो आप एक बात बताइए, आप मैथ्स पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हमें निकालने के लिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे गया पर्सन, तो क्या निकालेंगे, ये क्या चीज़ है, सरकमफेरेंस। अब हमें सरकमफेरेंस पता हो इसकी तो हम ये बता सकते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। अब सरकमफेरेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका 2πr। अब 2πr, ठीक है, 2 की वैल्यू तो 2 ही है, पाई की वैल्यू हमें पता होती है 3.14 या फिर 22/7, ठीक है। तो r हमें दे रखा है इन्होंने 5 किलोमीटर, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमें पता चल सकता है कि इसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो हम वैल्यू पुट करेंगे
इधर वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू 5। देखिए अब आप कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। अगर आप 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे या 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसे थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए हमें पता है 5 2 से 10 होता है, तो पहले इसको ही सोल्व क्यों नहीं कर ले और फिर इंटू 3.14 कर देंगे। तो इससे सोल्व किया अपना। अब 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल है, एक पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे। आप सोल्व करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इतना तो मैथ्स आप सब लोग जानते ही हैं। तो ये 331.4 किलोमीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा कि इतना डिस्टेंस किसी पर्सन ने ट्रैवल किया अगर वो एक सर्कुलर पाथ में चला तो। अगर फिर आपसे पूछ ली जाए डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको बताया, जितना उसने ट्रैवल किया पहले जहां से शुरू किया वहीं पे पहुंच गया तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, 0। ठीक है, इसे ही क्या बोला गया, रोटेटरी मोशन। इसे ही क्या टर्म दे दी गई, रोटेटरी मोशन। आगे हम चलते हैं तो आगे हम क्या देखते हैं, रेफरेंस पॉइंट। देखिए जब भी हम कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई ऑब्जेक्ट ही तो मूव कर रहा है, बाकी तो रेस्ट में ही है ना, तो रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। When a body position change continuously with respect to stationary object, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में कोई बॉडी कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ही क्या है, आपका रेफरेंस पॉइंट है। जैसे कि ये कार है, ये कार अपना मोशन शो कर रही है, ठीक है, जबकि ये स्केल है, ये रेस्ट में है ना, तो ये क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। इसी से तो पता चलेगा कि ये कार पहले यहाँ पे थी और अब इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये यहाँ पे पहुंच गई, इससे इतनी आगे चली गई है, तो ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। फिर हम आगे बात करें तो आगे स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, उसे क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। जैसे कि ये एक कार थी, इन्होंने किसी पॉइंट पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो क्या है, आपकी स्पीड है। ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी हमने पढ़ा था किसमें, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिफरेंस किए थे, तो कहाँ पढ़ा था, डिस्टेंस वाले में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, उधर पढ़ा था ना स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी जहाँ पे हमने पढ़ा उसी वाली साइड पे हमने क्या पढ़ा था कि ये एक क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंड करने वाली, डायरेक्शन पे डिपेंड करने वाली यूनिट है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये बस मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकती है। फिर इस पे एक फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी जो v है, स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया अपॉन में टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया। इसे ऐसा यूनिट की बात कर ले तो मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड होती है। इसे हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो m/s लिख सकते हैं, या फिर जो बाय वाला होता है जब वो ऊपर लिखते हैं तो माइनस का साइन लग जाता है, -1 लगा देंगे हम। दोनों यूनिट आपकी एकदम एक्यूरेट है। तो मेजरिंग डिवाइस किस चीज से मेजर किया जा सकता है स्पीड को, या तो हम स्पीडोमीटर यूज कर सकते हैं जो कि किलोमीटर पर आवर में आपको यूनिट जो कैलकुलेशन है प्रोवाइड करता है, या फिर आपका ओडोमीटर हो सकता है जो कि आपकी कार या बसेस में लगा होता है, ये भी आपको किलोमीटर में ही डिस्टेंस बताता है, स्पीड बताता है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। फिर हम आगे बात करें, हमें स्पीड पता चल गई। स्पीड के बाद एक क्वेश्चन आता है, इसी पे बेसिस क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बोला जाएगा एक स्कूटर है, वो ट्रैवल करता है 20 किलोमीटर इन 4 आवर। 20 किलोमीटर उन्होंने 4 आवर में ट्रैवल किया, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्कूटर। तो सीधी बात है, हमारे पास डिस्टेंस है और फिर क्या है, टाइम भी तो दिया गया है, तो फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन में आपका टाइम टेकन। तो डिस्टेंस जितना है 20 किलोमीटर, v इज इक्वल टू 20 किलोमीटर बाई टाइम 4 आवर, तो 4 5 जा 20, तो ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगी, ये आपका न्यूमेरिकल एकदम सॉल्व है। आगे चलते हैं तो आगे हम क्या देखते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज क्या होता है कि जितना भी ट्रैवल किया गया उसका एक एवरेज, ठीक है,
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो पहले उसने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, 4 किलोमीटर ट्रैवल किया और उसने टाइम अलग अलग लिया है, तो पूरे दिन में हमने कितना ट्रैवल किया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो वो चीज़ निकालने के लिए हमें अपनी एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है। तो आप ये बात इसके देखेंगे, फॉर्मूला क्या रहता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की, जितना भी आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए आपने कितना टाइम लिया, वो आपकी एवरेज स्पीड बताएगा। तो एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, जिसे कि हम कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इक्वल चीज़ें होंगी वो यूनिफॉर्म में कैलकुलेट होती है और जो अनइक्वल होंगी नॉन यूनिफॉर्म में कैलकुलेट होती है। तो यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर लेते हैं। इफ अ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या होगा, आपका यूनिफॉर्म स्पीड होगा, क्योंकि एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चलेगी तभी तो वो मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर पाएगी। ठीक है, डिस्टेंस में भी लार्ज और स्मॉल, ये छोटा सा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, वो आप करेंगे। जैसे कि आपको दिया गया है, स्कूटर ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 4 आवर, 4 आवर में 20 किलोमीटर ट्रैवल किया। इट कवर नेक्स्ट 20 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर इन 4 आवर एंड 2 आवर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द स्कूटर। रिस्पेक्टिवली का मतलब तो समझते हैं ना आप, जैसे ये 20 किलोमीटर है, इसके लिए 4 आवर और 40 किलोमीटर है, इसके लिए 2 आवर का जो है टाइम लगता है। तो एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो हमने फॉर्मूला जैसे कि पढ़ा है अभी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आपका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो हमने फॉर्मूले में पुट किया इस वैल्यू को, 20 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, इतना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, ये 20 और ये 40। अब इसके लिए टाइम कितना लगा, पहले ये वाला 4 आवर, फिर ये वाला 4 आवर और फिर ये वाला 4 आवर, तो इन सबको हम प्लस कर देंगे। तो जब हमने इनको प्लस किया तो कैलकुलेट करके देखेंगे 80/10 आपका किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। देखिए हमने यूनिट पढ़ा मीटर पर सेकंड, यही तो यूनिट पढ़ा हमने स्पीड के लिए, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर जैसे कि हमने बड़ी यूनिट में कन्वर्ट किया, तो आर भी तो सेकंड की बड़ी यूनिट है, तो इसे किलोमीटर पर आवर में लिखें या फिर मीटर पर सेकंड, यूनिट सेम होनी चाहिए तो वो आपका सही होगा। अगर आपने कर दिया यहाँ पे मीटर और यहाँ पे आवर तो आपका गलत हो जाएगा, या फिर ऊपर आपने किलोमीटर किया और नीचे सेकंड कर दिया तो भी आपका गलत हो जाएगा। यूनिट पे आप थोड़ा ध्यान रखिए, यूनिट से भी आपके न्यूमेरिकल गलत कंसिडर किए जाते हैं, उधर भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो इसको हमने आगे सॉल्व किया तो 8 किलोमीटर पर आवर आपका आ गया। ठीक है, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इसी टाइप से आएंगे आपके। देन हम वेलोसिटी की बात कर लें। वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। यहाँ पे क्या कंसिडर की गई, डायरेक्शन। जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस निकालने का और डिस्प्लेसमेंट निकालने का, तो डिस्प्लेसमेंट वाले में हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी इनटू टाइम, जबकि डिस्टेंस वाले में क्या पढ़ा था, स्पीड इनटू टाइम। तो जहाँ पे स्पीड होती है वहाँ पे हमें डायरेक्शन की कंसिडरेशन नहीं लेनी पड़ती, लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है वेलोसिटी की, वहाँ पे डायरेक्शन की कंसिडरेशन लेनी पड़ती है। ऐसे ही हमने जहाँ पे हमने वेलोसिटी पढ़ी डिस्प्लेसमेंट में, तो वहाँ पे हमने डायरेक्शन को भी कंसिडर किया था। बोला था ना मैंने आपको, आगे कोरिलेट होती चलती हैं चीज़ें, तो पुरानी चीज़ों को याद करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो आगे ये देखिए वेलोसिटी की, ये बोला गया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इन्होंने क्या किया, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, मेंशन किया गया है, तो इसलिए ये क्या होगी, आपकी वेलोसिटी हो गई। फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के लिए वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया, तो v से तो रिप्रेजेंट कर दिया। अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, या फिर बोले डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन बाय टाइम टेकन, की कितने टाइम में वो कवर की गई है, वो सब चीज़ें क्या होती हैं निकालने के लिए। अब
में हम डिस्टेंस लिखेंगे या फिर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और लोअर में आपका टाइम टेकन लिखेंगे तो आपकी क्या निकल जाएगी, वेलोसिटी निकल जाएगी। और स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात ध्यान रखिए, यहाँ पे यही चीज़ें ऐड हुई है, अदरवाइज कोई अंतर नहीं है आपका स्पीड और वेलोसिटी में, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, सेम ही तो यूनिट रहेगी क्योंकि कुछ डिफरेंस तो आया ही नहीं है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनको दोनों तरीके से लिखना सही रहेगा। तो याद करने का आपका कुछ खास नहीं है अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो। अगर आपने नहीं समझा और चीज़ों को रटने पे चले गए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाने वाली है। फिजिक्स बहुत मुश्किल होती है उन बच्चों के लिए जो याद नहीं करते हैं, जो याद करते हैं चीज़ों को समझते नहीं है। A scooter travel a distance of 20 किलोमीटर in 4 hours in south। क्या बोला गया, साउथ, तो मतलब आपको क्या समझ जाना है, वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट की बातें होने वाली हैं यहाँ पे। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्कूटर, स्कूटर की वेलोसिटी निकालेंगे। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है इसके लिए, v इज इक्वल टू आपका क्या है, डिस्टेंस अपॉन में जो आपका टाइम लगना है वो। डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, अपॉन में टाइम कितना है 4 आवर। यहाँ पे बेटर टर्म क्या होनी चाहिए थी, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस भी ट्रैवल किया है या डिस्प्लेसमेंट, वो आपको हो सकता है क्वेश्चन में उलझाने के लिए डिस्टेंस टर्म ही यूज करें, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट भी, लेकिन आपको समझ जाना कि ये डिस्प्लेसमेंट ही होगी। 20/4 करेंगे तो इसे सॉल्व करने के बाद 5 किलोमीटर पर आवर इन साउथ, तो आप डायरेक्शन मेंशन करेंगे क्योंकि हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं जिधर हमें डायरेक्शन कंसिडरेशन में लेना पड़ता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनिफॉर्म मतलब दोनों चीजें इक्वल होंगी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्या वर्ड ऐड हुआ, स्पेसिफिक डायरेक्शन ऐड हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस ये हो सकता है लार्ज भी हो या फिर स्मॉल भी हो सकता है। इन किस चीज का इफेक्ट पड़ता है वेलोसिटी के चेंज होने पे, वेलोसिटी के चेंज होने पे किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है। पहली बात, स्पीड चेंज हो जाती है आपकी तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, कभी स्लो कभी फास्ट, या फिर कोई डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए, स्पीड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए तो भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसके लिए, एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज निकालने के लिए v के साथ हमने म्यू लगाया है, ठीक है, बार ये जो लगाया होता है ये v के ऊपर बार लगाएंगे तो एवरेज वेलोसिटी होगी हमारी। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इसको याद करने के लिए u और v में आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। इनिशियल यूनिशियल, आप क्या याद करेंगे, इनिशियल यूनिशियल, मतलब u से बनेगा आपका इनिशियल, ठीक है। फाइनल के लिए फिर आप दूसरा याद कर ही सकते हैं, v फाइनल। जब हम फाइनल लाइन पे पहुंच जाते हैं, जब हम रेस लगाते हैं फाइनल लाइन पे पहुंच जाते हैं तो हम अपनी उंगली से क्या निशान बनाते हैं, v का, है ना, कि हम विनर हैं। तो फाइनल पे जब हम पहुंच गए हमारी डेस्टिनेशन पे तो आप v का साइन से उसे डिनोट करते हैं। तो इनिशियल को हम u से डिनोट करते हैं और फाइनल को v से डिनोट करते हैं। कहीं भी इनिशियल और फाइनल की बात होगी u और v करेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी है, ये टर्म एडिशनल मतलब ऐड हो जाएगी। उसके बाद क्या है, बाय 2 करेंगे तभी तो एवरेज निकलेगा। जो दो चीजें हमारे पास है उसके बाय में 2 करेंगे तभी तो चीजों का एवरेज निकलता है। आगे बात करें तो आगे हम देखते हैं कुछ डिफरेंस करने वाले हैं हम, जिसमें पहले हमें प्रॉपर्टीज, फिर आपकी स्पीड, फिर आपकी वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है, ये तो पहली बात डिस्टेंस वाले में होती है, ये डिस्प्लेसमेंट वाले में होती है। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम, की यूनिट टाइम में ही कवर हो रहे हैं दोनों, कोई डिफरेंस नहीं है, बस टर्म का डिफरेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। फिर आती है क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी स्केलर होगी। स्केलर कहाँ होती है, जिसका डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस मैग्नीट्यूड का मतलब कि साइज का इफेक्ट पड़ता है। ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसपे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का इफेक्ट पड़ता है। फिर आपका आता है डिटरमाइन कैसे करें, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये चीज कौन बताता है, आपकी स्पीड बताती है। इन विच डायरेक्शन
ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये चीज कौन बताती है? आपकी वेलोसिटी बताती है। तो सिंपल बोले कि ये स्पीड बताती है कि कितनी तेज कोई चीज चल रही है और डायरेक्शन की किस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट है वो जा रहा है। इंडिकेट करने के लिए स्पीड को रैपिडिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे पता चलती है हमें। ये रैपिडिटी एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की कितना रैपिड और किस पोजीशन पे वो फाइनली है, वो इंडिकेट करता है कि हम इसे वेलोसिटी बोले या फिर इसकी स्पीड बोले। फिर पॉसिबल जो वैल्यू होती है कि ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, तो ये कांट बी जीरो। उधर डिस्टेंस में हमने पढ़ा था कि ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे भी तो वही बात है, कांट बी नेगेटिव। स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड कोई मोशन कर रहा है तो वो पॉजिटिव ही होगी, और जीरो हो सकती है। अगर कोई चीज जीरो है, रेस्ट पे है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? कुछ भी नहीं हुई। वेलोसिटी की बात करें तो कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ये कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम आगे चलते हैं तो आगे थोड़ी चीजें। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी वेलोसिटी विद टाइम। टाइम के साथ जो वेलोसिटी में चेंज आता है। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट में हमने पढ़ी, तो डिस्प्लेसमेंट में किसका इफेक्ट पड़ रहा था? डायरेक्शन का। तो ये चीजें आप कंसीडर करते चलना दिमाग में। जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उनको वर्ड समझ के ना पढ़े, उनको चीजों को समझ के पढ़े, ठीक है, कोरिलेट करके पढ़े पीछे से। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सेलरेशन जो जहाँ पे डायरेक्शन का कंसीडरेशन हो रहा है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये चीजें हमने पढ़ी थी। तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो सकता है, ठीक है, जैसा कि हमने जीरो और नॉन जीरो को पढ़ा था। अभी आप बैक जाके देखेंगे तो आप उन चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे। तो इसके फॉर्मूले के लिए क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन फॉर चेंज, कि वेलोसिटी चेंज हुई उसमें कितना टाइम लगा, टाइम कितना लगा उस वेलोसिटी को चेंज होने में। तो आपका क्या रहेगा? चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस आपकी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये पता कर। अब इसको दोनों को फॉर्मूले को मर्ज करते हैं। एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। चेंज इन वेलोसिटी को हमने क्या बोला? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन फॉर चेंज। टाइम टेकन वो क्या है? टी आएगा। टाइम टेकन क्या है? टी आएगा। तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी दिया गया है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दी गई है तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला क्या है? अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन में स्क्वायर है, जबकि पहले हमने अभी तक स्क्वायर नहीं पढ़ा था। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो ये है आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल की बात कर लें। इसी पे बेस्ड पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? इफ अ बॉडी वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों चीजें इक्वल हैं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। जितनी वेलोसिटी है एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो बढ़ रही है तो आपका क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। देन आपका नॉन यूनिफॉर्म, इफ अ बॉडी वेलोसिटी इंक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल अमाउंट चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो ये क्या है? आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये पहले ऐसे भी हो सकता है या फिर आपका ऐसे भी हो सकता है, डिपेंड करता है। वो चीजें मैं आपको बताती हूँ कैसे। इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी किसी बॉडी की तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है तो वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। डिक्रीज करने वाली चीज तो नेगेटिव ही होती है ना। और इस नेगेटिव को क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन, ठीक है। इन तीनों टर्म से इसे यूज किया जा सकता है। ग्राफ की बात करें तो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही थी, लगातार डिक्रीज हुई जा रही थी तो वो कांस्टेंट डिक्लेरेशन होगी। जबकि इसे एकदम से
डिक्रीज हो गई तो आपकी नॉन यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन होगी। ठीक है, ये क्या है, यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन, ये नॉन यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन कहाँ है आपका, रिटार्डेशन कहाँ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये तो सेम ही बात है, या फिर आपका एक्सेलरेशन कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक जरूरी नहीं है कि आपको रिटार्डेशन मेंशन करेगा, बोल देगा नेगेटिव एक्सेलरेशन तो भी तो वही बात है। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल है, हम वो सॉल्व करेंगे। एक आपको न्यूमेरिकल दिया गया है कि when a scooter cover a distance with initial velocity of 45 मीटर पर सेकेंड then apply brake, कि पहले वो 45 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था जब हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसके बाद ब्रेक अप्लाई कर दिया गया और ब्रेक अप्लाई करने की वजह से वो रेस्ट में आ गया और उसने जो टाइम लिया 15 सेकेंड का लिया। तो आप एक्सेलरेशन बताइए। अब देखिए स्पीड पहले ज़्यादा थी, अब ब्रेक लगाने के बाद डिक्रीज हो गई, तो क्या एक्सेलरेशन निकालेंगे आप? नहीं, आप क्या निकालेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में आपका टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, आप इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर आपका फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद क्या किसी ऑब्जेक्ट में कोई वेलोसिटी रह जाएगी? नहीं, तो ये क्या होगी आपकी 0 होगी। उसके बाद क्या है टाइम टेकन, कितना बताया गया 15 सेकंड का, 15 सेकंड का आपका जो है टाइम लिया गया। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 माइनस 45, क्योंकि फाइनल कितनी है हमारी 0 और इनिशियल कितनी थी 45 बाय 15 इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। इसमें से माइनस किया 45 बाई 15, जब हमने इसको कैंसिल आउट किया तो -3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर कैसे आया, मीटर पर सेकेंड m/s, ठीक है। और जो ये टाइम वाला s था ये भी तो s होगा। अब इन दोनों s को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऊपर जाएगा तो 2 ही तो बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो s² ही तो बना। और जब हम इसको दूसरे टर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस का साइन लगा देंगे हम यहाँ पे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये तो बस मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है वही है। यूनिट भी मतलब ऐसे ही कहीं से उड़ के नहीं आ जाती, यूनिट भी क्या है सोल्व की जाती है। जैसे ये मीटर था, ऊपर वेलोसिटी थी मीटर पर सेकंड था, तो मीटर बाय सेकंड हुआ ना इसका मतलब, और अपॉन क्या है टाइम, टाइम क्या है वो भी सेकंड में है। अब ये सेकंड, इस सेकंड टाइम अपॉन में ही था ना, ये वाली जो वेलोसिटी वाली सेकंड थी वो इनटू में टाइम वाली सेकंड, तो क्या होगी हमारे पास सेकंड का स्क्वायर, तो वही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो चीजों को समझ के आगे बढ़ना है। और अभी से ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर है, 9th क्लास की शुरुआत है, अभी से आपके न्यूमेरिकल आने शुरू हुए हैं, तो चीज़ों को समझिए देन अप्लाई कीजिए। नहीं समझ आ रहा दोबारा से बैक में जाइए, दोबारा से समझिए, आपको स्टार्टिंग से ही चीज़ें क्लियर होंगी ना तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है।